नमस्कार, मैं अनुभा जैन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी व्यवसायों से संबंधित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय के व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा उक्त प्रसंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रही हूँ। वह कार्य जो विशेष रूप से कार्य प्रक्रियाओं से उत्पन्न खतरों की रोकथाम नियंत्रण से संबंधित हैं, व्यावसायिक स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक स्वच्छता के लक्ष्यों में श्रमिकों की स्वास्थ्य, सुरक्षा और संवर्धन एवं पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें उनके स्थायी विकास में योगदान शामिल होता है। तो जी हाँ, आज के इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे व्यावसायिक सुरक्षता का एवं साथ ही साथ जानेंगे उन दुर्घटनाओं को जो कि व्यावसायिक प्लेस पे घटित होती हैं एवं फर्स्ट एड बॉक्स को भी जानेंगे और PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका हम अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। WHO जो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वच्छता संघ के अनुसार जो व्यावसायिक आपका स्वच्छता है, कार्यकर्ता के स्वास्थ्य की रक्षा, जो भी कार्मिक वहाँ पे कार्य कर रहा है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और कल्याण के उद्देश्य से जो काम का माहौल है, जो भी आपके काम का माहौल है उसमें स्वास्थ्य खतरों का पूर्वानुमान करना, उनको पहचानना और साथ ही मूल्यांकन करके और उसका नियंत्रण करना और बड़े पैमाने पर समुदाय की सुरक्षा करने का जो है वो अनुशासन, यह है आपका व्यावसायिक स्वच्छता। क्योंकि आप कहीं पर भी रहेंगे, चाहे आप घर में हो या चाहे कहीं बाहर, आपको कुछ ना कुछ खतरे वहाँ घटित होते ही रहते हैं। अगर आप घर में भी हैं, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप घर में हैं तो ऐसा नहीं कि घर हमारा पूरा सेफ है। हम वहाँ पर कुछ भी घटनाएं जो घटित होती हैं उनको समय समय पर उनका पूर्वानुमान या उनका मूल्यांकन करते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, पहचानते रहते हैं। जैसे कि घर में किचन में हम रहते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो गैस है वो प्रॉपर ऑफ है, और रात में सोने से पहले मोस्टली लोग देखते हैं कि सिलेंडर हमने ऊपर से ऑफ़ कर दिया ताकि बच्चों को थोड़ा सा डर नहीं रहता। या अगर आप वर्किंग हैं तो घर से बाहर जा रहे हैं तो सिलेंडर ऑफ़ करके जाते हैं। इस तरह के खतरे होते हैं। जो माचिस वगैरह उसको हम दूर रखते हैं, या जो आपकी इलेक्ट्रिक जितनी भी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी डेंजरस, उनको हम मेन प्लग से अलग कर देते हैं। तो इसी तरह जो व्यवसाय होता है, जिस माहौल में आप काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको अपने जीवन को चलाने के लिए, उसको सही तरह से जीने के लिए कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता होती है, और वो हम करते हैं कहीं पर भी जाके अपने व्यवसाय में। तो वहाँ पे भी आपको उन खतरे तो रहेंगे, बट उन खतरों की सही समय पे पहचान करके, मूल्यांकन करके उनका निराकरण करना या नियंत्रण करना, यही व्यावसायिक स्वच्छता है। तो व्यावसायिक स्वच्छता की हमें आवश्यकता क्यों है, इसको हम जानेंगे कि जो WHO है उसके अनुसार जो 20 लाख करीब, जो 20 लाख ऐसे पर ईयर ऐसी डेथ हो जाती है, ऐसी मौतें होती हैं जो कि कहाँ होती हैं, सिर्फ कार्य के स्थल पे, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी वजह से। तो ये आंकड़ा निकल के आया है कि 20 लाख इस तरह से मौतें हो जाती हैं। 3,86,000 जो मौत होती हैं वो होती हैं आपकी एयरबॉर्न पार्टिकल्स जो होते हैं, इससे कि आपके लिए लंग्स में जाके या श्वास से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं और इस कारण से वो मौतें हो जाती हैं। 1,52,000 जो डेथ होती हैं पर ईयर, वो किस कारण से होती हैं, जो कार्सिनोसिस मीन्स एक तरह का कैंसर होता है जो कि कहाँ से प्राप्त हो रहा है, वर्क प्लेस से प्राप्त हो रहा है। चाहे वो आपका लंग्स कैंसर हो जो कि फेफड़े का होता है, या स्किन कैंसर हो, किसी भी तरह का, और उससे मौतें हो रही हैं आपकी 1,52,000। और जो 37% जो लोअर बैक आपको यहाँ दिख रहा होगा, लोअर बैक या इससे रिलेटेड और भी जो दर्द होते हैं वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, वर्क प्लेस से। मतलब किसी ना किसी तरह से वो वर्क प्लेस, चाहे आप मशीन के साथ काम कर रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से, आप और मशीन का संबंध नहीं है, मशीन बहुत दूर रखी, आपको झुकना पड़ रहा है, जो आपकी स्थिति है कार की वो सही नहीं है,
तब इस तरह का घटना होती हैं। तो इसलिए हमें व्यावसायिक स्वच्छता की बहुत आवश्यकता है। अब हम जानेंगे कि अगर जहाँ पे बिना व्यावसायिक स्वच्छता का कोई कार्यक्षेत्र है तो वहाँ पे क्या है, कोई भी हेल्दी पर्सन गया, ओके, हम और आप जैसे जाते हैं कहीं पे भी, जब स्टार्ट करते हैं काम करना तो कहीं पे भी हेल्दी पर्सन एक अच्छे, हमारा सारा मेडिकल चेकअप होके ही जाता है, देखा जाता है कि ये सही है। तो मीन कि एक हेल्दी पर्सन जब कहीं जाता है, लेकिन वो कहाँ गया, जो एनवायरनमेंट है वो अनहेल्दी है, वहाँ का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है, वो आपके ऊपर है क्योंकि अनहेल्दी और हेल्दी बनाना। तो मोस्टली माना जाता है कि जो कारखाने वगैरह का जो एनवायरनमेंट है वो अनहेल्दी है, और जब वो वहाँ से आता है तो उसको क्या हो जाता है, जब अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में आप रहेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप बीमार होंगे तो आपको फिर डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट करेगा, फिर जब वो प्रोसेस चलेगी फिर आप ठीक होंगे, ठीक, फिर वापस आप यहाँ पे आएंगे। मीन्स इस प्रोसेस में बड़ा लंबा टाइम लग गया, और जो आपका कार्मिक को तो परेशानी हुई, साथ में जो नियोक्ता है, जो भी कंपनी का प्रबंधक या मालिक है, उसको भी परेशानी हुई। तो इसी तरह अगर हम दूसरे तरफ देखते हैं कि जो व्यावसायिक स्वच्छता युक्त वातावरण है, अगर कोई भी काम क्षेत्र है जो कहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे व्यावसायिक स्वच्छता के नियमों का पालन किया जा रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे भी हेल्दी पर्सन जाएगा। इन्वायरमेंट यहाँ अनहेल्दी है, जो इन्वायरमेंट है अनहेल्दी है, बट वहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉग्नाइजेशन, उनका मूल्यांकन होता रह रहा है, उसको पहचाना जा रहा है, जो भी खतरे वहाँ पे हैं। कुछ भी पॉसिबल है कि वहाँ पे अगर कुछ इस तरह के गैसेस वगैरह या लिक्विड कोई पदार्थ रखा हुआ है तो उसको समय समय पे पहचाना जा रहा है कि इसको हमें इस जगह नहीं रखना है, यहाँ से दूर रखना है। या जो सतह है, अगर बाई चांस बारिश वारिश हुई है, ये बहुत छोटे से खतरों की बात कर रहे हैं हम, तो वो स्लिपी तो नहीं हो गई बहुत ज़्यादा, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उस पर पानी कंटिन्यू पड़ा रहेगा तो वो स्लिपी हो जाएगी, तो आप लोग कोई भी जाएगा, जो भी कार्मिक होगा वो जाएगा, फिसल के गिर जाएगा। तो ये छोटा सा खतरा है, लेकिन इसको आपको पहचानना पड़ेगा, तभी आप उसको मूल्यांकन करके उसको दूर कर पाएंगे। इस तो यहाँ पे उसको पहचान के क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, उसका प्रिवेंशन किया जा रहा है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है ना, रोक रहा है। तब क्या होगा कि आप जो है ना एक हेल्दी एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे, और उस हेल्दी एनवायरनमेंट जो आपको काम हो रहा है वो पर्सन हमेशा हेल्दी ही रहेगा। छोटी मोटी बीमारियां अलग हैं, बट मोस्टली वो हेल्दी रहेगा, कार्य क्षेत्र से संबंधित उसको कोई परेशानी नहीं आएगी, वहाँ पर वो काम अच्छे से कर लेगा। तो इसलिए हमें व्यावसायिक स्वच्छता युक्त ही कार्य क्षेत्र अपनाना चाहिए। तो जो हमारा व्यावसायिक स्वच्छता है यह एक बहुविषयक विज्ञान है। यहाँ पे सारे विषयों का, चाहे आप वो आपकी केमिस्ट्री है, आपकी फिजिक्स है, आपकी जीव विज्ञान हुआ, आपका अभियांत्रिकी से संबंधित हुआ, लॉ जैसे कानून है जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जैसे कारखाने से रिलेटेड तो रिलेटेड, या कोल माइन से रिलेटेड, तो सरकार ने या जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने बहुत सारे कानूनों को बनाया है स्पेशली कार्मिकों के लिए, जिससे कि उनको कोई नुकसान ना हो, उनके स्वास्थ्य की हमेशा से हिफाजत करने के लिए। और वहाँ पे साथ में टॉक्सिकोलॉजी, इसका भी अध्ययन किया जाता है। विषाक्त पदार्थ जैसे कि कोई भी गैस वगैरह है वो किस हद तक आपको नुकसान पहुँचा रही, तो इसका अध्ययन भी हम व्यावसायिक स्वच्छता में करते हैं। तो व्यावसायिक स्वच्छता का हम 4 चरण में इसको समझते हैं कि खतरे का पूर्वानुमान। खतरे का यहाँ पे आपको पूर्वानुमान लगाना है, आपको खुद से समझना है कि हाँ कोई भी आप टेक्निक अपना रहे हैं, कुछ भी ऐसा कार्य प्रणाली कि इससे हमें क्या और घटित हो सकता है, इसके दोष क्या हो सकते हैं, लाभ क्या होंगे और दोष क्या होंगे। अगर दोष ज़्यादा हैं जिसका कि कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उस प्रणाली को हमें अपनाना नहीं है, उसको पहले से ही दूर कर देना है। खतरे को पहचानना है कि इस खतरे, ये इस तरह का अगर यहाँ पे पानी फैला पड़ा हुआ है कहीं पे भी तो इसको पहचानना है। अगर आप नहीं पहचानेंगे, आप उसको अवॉइड करते जाएंगे तो वो खतरा फिर बड़ा बनता चला जाएगा। इसी तरह से आप खतरे का मूल्यांकन करेंगे कि इस खतरे से हमें कितनी परेशानी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, और इसको हम कैसे दूर करें, इस पर खर्चा कितना आएगा, मूल्यांकन कीजिए। और उससे हमारी कंपनी को कितना नुकसान होगा, मूल्यांकन करके आपको क्या करना है, खतरे का नियंत्रण करना है, उसको रोकना है। यही व्यावसायिक स्वच्छता के हमारे 4 चरण हैं। तो खतरे का पूर्वानुमान और उसकी जो पहचान है, जो हमारे
कैसे पता करना है कि जो व्यावसायिक स्वास्थ्यविद होते हैं, जो कि हर कंपनी में रखने भी चाहिए, जिससे कि कंपनी को कभी भी इस तरह की परेशानियां ना हो। तो क्या होता है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो एक ये व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये कोल माइन में काम कर रहा है, कोयले की जो खदान होती है, तो इसमें इस सिलिका के संपर्क में आएगा तो इसको सिलिकोसिस बीमारी, इस तरह से बीमारियां हो सकती हैं। उसकी जो डस्ट पार्टिकल हैं कोयले के, वो अंदर जाएंगे, सांस लेगा जब, तो इनको पहचानना है कि अगर वो कोयले की खदान में काम कर रहा है तो वहाँ पे हम क्या सावधानी रखें जिससे कि पार्टिकल्स जाएं बट कम से कम उसके अंदर जाएं। इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि यह कार्यकर्ता धूल, शोर और कंपन में काम कर रहा है, तो इसको किस तरह के हम उपचार कर सकते हैं, किस तरह के प्रोटेक्शन दे सकते हैं जिससे कि इनका संपर्क कम से कम हो पाए। यही आर्क वेल्डर है जो आर्क वेल्डरिंग कर रहा है, जिससे कि आपको जो कर्मचारी उसको अस्थमा हो सकता है, कैंसर की बीमारी हो सकती है जो कि फेफड़े से रिलेटेड होती है। तो इसका अगर वो काम तो कर रहा है, वो काम होना है वहाँ, बट उन खतरों को पहचानना है जिससे कि हमारे कार्मिक को भी नुकसान ना पहुँचे और हमारा काम भी हो जाए। अब हम जानेंगे कि हमें खतरे का मूल्यांकन कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें एक्सपोजर का आकलन करना है। एक्सपोजर से मतलब है कि जो आपका कर्मचारी है वो कितना संपर्क में है खतरे के, ठीक है ना। ये खतरा हुआ, ये जोखिम है और संपर्क, क्योंकि काम कर रहे हैं, जोखिम तो है उसमें, लेकिन उसमें आपको क्या है, संपर्क उससे कितना है। अगर संपर्क जितना ज़्यादा रहेगा, जोखिम भी ऑब्वियस से उतना ज़्यादा ही रहेगा। तो इसमें क्या करना है आपको कि जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये मैन है जो कि यहाँ पे काम कर रहा है, कोई भी समझ लीजिए कोयले की खदान में ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसको एक मशीन पहना दी गई है जो से कि सैंपलर ले रहा है यहाँ से, और ये इसका पंप है, ठीक है ना। तो जब ये ब्रीथिंग लेगा, ये ब्रीथिंग जोन आपको दिख रहा होगा, तो ये ब्रीथिंग लेगा तो ये मशीन क्या करेगी कि जो भी डस्ट पार्टिकल हैं छोटे छोटे, वो इस मशीन में भी जो पंप है उसमें इकट्ठे होते जाएंगे। तो क्या है कि आप बाद में पता कर सकते हैं कि कितने डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हो गए और कितना इसके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, मीन्स ज़्यादा हानिकारक नहीं है, और कितना ज़्यादा हानिकारक है। जो ज़्यादा हानिकारक है उनका हमें रोकथाम करना है, या तो उसको कम समय के लिए काम करना है कि इतने जा रहे हैं, ये बॉडी के लिए ठीक है, इसमें उसको स्वास्थ्य को खतरा नहीं है। तो ये चीज़ आपको मूल्यांकन करनी होगी। ऑब्जर्वेशन करना होगा, दूर से खड़े होकर ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं और टेस्टिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, उसका सैंपल निकाल के, और जो लैब वगैरह में जो टेस्ट लगाते हैं उसके माध्यम से भी हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि खतरे का नियंत्रण कैसे करते हैं। तो इसके ये 4 पदानुक्रम होते हैं, नियंत्रण के 4 पदानुक्रम हैं। सबसे पहले कि निवारण। निवारण में क्या है कि आपको सबसे पहले तो उस टेक्निक को लाना है, उस प्रणाली को अपनाना है जिससे कि खतरे ना हो। अगर हैवी तो फिर जो अगर कोई मशीन आप ला रहे हैं जो कि बहुत हैवी है या पुरानी है, या इस तरह की मशीन आप प्रयोग में कर रहे हैं, तो क्या करना है, उस मशीन को आपको एक तो चेंज कर सकते हैं मशीन को कि उसके जगह कम खतरे वाली मशीन लें, और दूसरा एक कर सकते हैं कि अगर वो मशीन ऐसी जगह रखी है जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना है तो उसको एक अलग सेपरेट करके दूसरी जगह रखेंगे जहाँ पे कि कम लोग का आना जाना हो या अलग जगह हो, तो जिससे खतरनाक जो खतरा है वो टल सकता है काफ़ी हद तक। अभियांत्रिकी द्वारा मीन्स यही कि मशीन्स की जो टेक्निक है उसको समझिए, जो मशीन आपके कार्यक्षेत्र के हिसाब से अच्छी हो उस मशीन को लेके आइए। ऐसा नहीं कि कार्य अभियंत्र जो आपका मालिक है वो ये सोच रहा है जो भी कार्य है कि ये मशीन सस्ती है भली बेकार हो, आपके कार्मिकों को नुकसानदायक हो, तो नियोक्ता को इस तरह की मशीन वहाँ पे नहीं लानी चाहिए। समय समय पे जो अभी आपका काम आप कर रहे हैं मशीन पे, उसमें सारे गार्ड वगैरह की व्यवस्था है, कोई खुले पार्ट्स हैं उसको गार्ड से कवर होना चाहिए। वहाँ पे आप लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है तो वहाँ पे आप एग्जॉस्ट फैन का यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से वहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कार्यचलन, जो कार्यचलन की पद्धति है, जैसे कि कहीं पे काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब 24 घंटे काम होता है, तो शिफ्ट वाइज कीजिए कि जिससे कि जो कार्मिक है वो कम से कम उनके संपर्क में आए, ज़्यादा संपर्क में नहीं आए,
कम से कम संपर्क में आएगा, जिससे क्या होगा कि वो खतरे में भी कम रहेगा। जैसे कि हमने अभी डस्ट पार्टिकल जाना कि अगर डस्ट पार्टिकल एक हद तक हमारी बॉडी के लिए ठीक है, उससे ज़्यादा वो हानिकारक हो जाएंगे। तो जो हम उसका रूटीन है वो चेंज कर सकते हैं कार्य पद्धति को अलग से करके। पीपीई जो लास्ट में हम देखते हैं कि अगर इसके बावजूद भी खतरे का नियंत्रण कम हो पा रहा है, तो पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, जो हमारे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हैं, उनका प्रयोग करके भी हम उन खतरों को नियंत्रण कर सकते हैं। तो जो कार्यस्थल पे दुर्घटनाएं होती हैं वो होती हैं कि जो भी दुर्घटनाएं होंगी, कोई भी दुर्घटना होगी वो अप्रत्याशित, कोई उसको ये नहीं जानेगा कि ये दुर्घटना होने वाली, अप्रत्याशित रहेगी, कोई अपेक्षा नहीं करेगा कि ऐसा कुछ होना है, और अवांछित रहेगी, उसकी कोई भी अवांछनीय घटना होगी, आप नहीं चाहेंगे कि इस तरह का हो, आपकी वांछा इच्छा नहीं रहेगी, अनियोजित होगी, उसकी कोई नियोजना नहीं होगी, कोई प्लानिंग नहीं होगी, अपने आप ऐसे ही घटित हो सकती है कुछ भी। तो उसके कारण क्या होगा कि जो शारीरिक नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी कार्मिक उससे अगर घायल हो रहा है, किसी भी तरह का उसका हाथ टूट रहा है, फ्रैक्चर हो रहा, कुछ भी, तो शारीरिक परेशानी होगी, साथ ही साथ संपत्ति का नुकसान होगा, क्योंकि जब उसका मेडिकल जो चलेगा तो कार्मिक को भी होगा और जो आपका नियोक्ता है उसको भी होगा, तो संपत्ति का नुकसान होगा। और उससे बढ़ के जो हमारे कार्मिक है उनकी जो पारिवारिक संपत्ति या पारिवारिक जो भावना है उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और संचालन में देरी होगी। जो भी काम आपका चल रहा है ना, तो जब आपकी मशीन, आपका या तो मशीन ख़राब हुई तब भी संचालन में देरी होगी, क्योंकि उसको रिपेयरिंग होगी, या आपका कार्मिक को कोई दिक्कत हुई तो कार्मिक की जगह भली दूसरा आता है तब भी परेशानी होगी, और कार्मिक थोड़ी देर के लिए भी इंजर्ड होता है तब भी संचालन में देरी वहाँ पे होगी। तो जो सुरक्षा का सिद्धांत है वो हमारा किस चीज़ पे काम करता है, इसको बड़े अच्छे से जानेंगे कि जो ये पिरामिड आपको दिख रहा होगा, है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो ये चीज़ आपको दिख रही है कि बहुत कम घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका हमें पता चल पाता है या पंजीकृत होती हैं, उनका वाकई में उनको कहीं रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, जबकि ये जो घटनाएं हैं गैर पंजीकृत वो बहुत ज़्यादा हैं। इनका आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा रेशियो है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें सारी घटनाओं का पंजीकरण करवाना चाहिए, बताना चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए, ताकि ये पता लग पाए कि ये घटनाएं किस वजह से हो रही हैं, इसके क्या कारण हैं और हम इनको कैसे रोक सकते हैं। अब दुर्घटनाओं के कारण में हम जानेंगे, तकनीकी कारण हैं कुछ, जैसे कि आपकी मशीन से रिलेटेड ही है, वो तकनीकी कारण के अंतर्गत आएंगे। मशीन बहुत अच्छी नहीं है, बहुत पुरानी है, काफ़ी चलन के बाहर है, तो ये आपका तकनीकी कारण में आएगा। व्यक्तिक कारण के अंतर्गत आपके पर्सनल रीज़न आएंगे। जो भी कार्मिक है वो पर्सनली बहुत परेशान है या प्रशिक्षित नहीं है, जो मेन है कि वो काम में लग गया है लेकिन उस काम के लिए प्रशिक्षित नहीं है, तो यह सबसे बड़ा व्यक्तिक कारण है। वो खुद व्यक्तिक रूप से ही उस काम के लिए तैयार नहीं है, बट काम की मजबूरी या पैसे की मजबूरी के कारण वो छोटी सी फैक्ट्री या कारखाने में काम करने लग गया है, तो इस कारण से वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है। जब प्रशिक्षित ही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है दुर्घटना का शिकार भी हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, अवसाद की कंडीशन में है या बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर है काम का, तो उस कंडीशन में भी वह व्यक्ति वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। सुरक्षा के नियमों की उपेक्षा अगर वो कर रहा है, जैसे कि कहीं आपको बताया गया कि जैसे मशीन का गार्ड लगा हुआ है, तो मशीन के गार्ड के उसको थोड़ा सा लगेगा कि यार इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे आप लोगों को अभी मास्क लगाना पड़ रहा है, मान लीजिए, तो मास्क लगाना पड़ रहा तो सबको अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग अगर उस नियम की देख रेख उसको उपेक्षा करेंगे तो ऑब्वियसली हम बीमारी का शिकार हो जाएंगे। तो ऐसे ही सुरक्षा नियमों बहुत से बनाए जाते हैं जो कि कारखाने या जो कि कार्य क्षेत्र के लिए होते हैं, तो उन नियमों की अगर आप उपेक्षा करते हैं तो क्या होगा कि आप दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। अन्य कारण के अंतर्गत हम देखेंगे कि अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है वो तो ठीक है, अगर जहाँ पे वो काम कर रहा है
उसके नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के जो बीच के संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, तब भी आपका जो कार्मिक है वो परेशान रहेगा और वहाँ पे वो काम नहीं कर पाएगा। कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पे वातावरण अच्छा नहीं है, या जो वेंटिलेशन है उसकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, सीलन युक्त है, या बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रकाश की कमी है, नेचुरल जो सोर्सेस हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, तब भी वहाँ पे दुर्घटना के कारण हो सकता है। तो असुरक्षित स्थितियाँ जो हैं वो क्या होंगी कि अपर्याप्त गार्ड, अगर कौन कौन सी होंगी स्थितियाँ जो असुरक्षित हैं, आपका अपर्याप्त गार्ड या सुरक्षा, गार्ड जो है वो अपर्याप्त है मतलब ठीक नहीं है, वहाँ पे सुरक्षा के जो उपकरण हैं उन पे गार्ड वगैरह लगा है या जो और भी सुरक्षा के साधन हैं वो सही नहीं है। दोषपूर्ण उपकरण है, उपकरण जो प्रयोग आ रहे हैं वो दोषपूर्ण है, जैसे मशीन जो है प्रयोग हो रही बट चलन के बाहर है, बहुत भारी भरकम है, उनसे काम उतना अच्छा नहीं हो रहा। जो आज नई टेक्निक्स की मशीन आई हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनमें खतरे की गुंजाइश भी कम है। इसी तरह अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, छोटी सी जगह है कारखाने में, तब भी वहाँ पे घटनाएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी। अगर घटिया हाउस कीपिंग है, हाउस कीपिंग से मतलब कि जो भी सामान है, चाहे वो फर्स्ट एड बॉक्स ले लीजिए आप, छोटा सा सामान है फर्स्ट एड बॉक्स, तो अगर वो सही जगह नहीं रखा गया है तब भी वहाँ पे क्या है, ये असुरक्षित स्थिति और दुर्घटनाएं वहाँ पे होंगी। अगर सही जगह पे रखा है, जैसे आपका अग्निशामक यंत्र है वो बिल्कुल सही जगह, ऑक्सीजन वाला कोई भी चीज़ है प्रॉपर प्लेस पे है, तो जब उसकी आवश्यकता होगी आप जाएंगे और उसको उठा लेंगे। किसी को छोटी सी भी चोट लगी, फर्स्ट गए आपने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, मीन्स क्योंकि उसका प्लेस जो है वो निश्चित जगह पे रखा हुआ है। अत्यधिक शोर होगा, जहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा होगी, वहाँ पे भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, एक असुरक्षित स्थिति है, क्योंकि शोर के कारण एक तो श्रवण क्षमता तो बात होगी, संचार भी नहीं कर पाएंगे, आप प्रॉपर अपनी बात किसी से नहीं कह पाएंगे, और आगे चल के जैसे जैसे समय आपकी एज बढ़ती जाएगी आपको सुनने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी। और अपर्याप्त रोशनी या वेंटिलेशन, रोशनी सही नहीं है और वेंटिलेशन की वहाँ पे व्यवस्था सही नहीं है, बहुत अगर हो भी रहा है तो बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है, क्योंकि जो कारखाना बना है उसके आसपास जो है ना बस्ती बड़ी गंदी सी है, तो वेंटिलेशन सही नहीं, ये भी सही नहीं है। तो असुरक्षित काम करने की स्थिति क्या है, इसके कुछ संकेतक हैं जो नहीं होने चाहिए। सुरक्षा संकेत वहाँ होने चाहिए, अगर नहीं है तो ये काम की स्थिति अच्छी नहीं है। अग्निशामक यंत्र वहाँ होना चाहिए, आपातकालीन निकास होना चाहिए कि अगर कोई घटना दुर्घट हो जाती है तो दूसरा दरवाज़ा भी हो निकलने के लिए, ताकि कि वहाँ पे सुरक्षित तरीके से कार्मिक निकल सके। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होने चाहिए, पीपी इक्विपमेंट होते हैं जिनका आपकी अभी मैं बताऊंगी आपको, वो सारे होने चाहिए। मशीन गार्ड होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण भी सारे वहाँ पे होने चाहिए। कुछ सामान्य असुरक्षित क्रियाएं होती हैं जैसे कि प्राधिकरण, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे से समझें और खुद से अध्ययन करें। तो प्राधिकरण या परमिट के बिना अगर कोई काम चल रहा है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो सीधा सा है कि वहाँ पे सही नहीं है वो कंडीशन। चेतावनी या सुरक्षित करने में विफलता, वहाँ पे चेतावनी की कोई व्यवस्था ही नहीं है कि इसका लेवल इतना हो गया है तो वहाँ कोई चेतावनी का कुछ बजल टाइप का आपको साउंड सुनाई दे। अनुचित गति से काम कर रहे हैं, सुरक्षा उपकरणों को निष्क्रिय बनाना, जो भी सुरक्षा उपकरण उनका कोई काम निष्क्रिय है, वो काम ही नहीं कर रहे हैं, बेकार पड़े हुए हैं। दोषपूर्ण उपकरण प्रयोग कर रहे हैं, अनुचित तरीके से उपकरणों का उपयोग हो रहा है, जब सही तरीका है उसको नहीं कर रहे हैं। गार्ड लगा है मशीन में बट गार्ड का प्रयोग नहीं, गार्ड को निकाल के अलग रख दिया फिर उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये गलत स्थिति है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने में भी अगर आप विफल हैं, अनुचित लोडिंग हो रही बहुत ज़्यादा तब भी है अच्छा नहीं है। अनुचित उठाने की क्रिया सही नहीं है, अगर आप ऐसे सामान उठाएंगे, खड़े कर झुक रहे हैं फिर उठ रहे हैं तो ये क्रिया ठीक नहीं है, आपको बैकबोन इस तरह के दर्द हो सकते हैं। अनुचित स्थान पर रखना, रखने का सही स्थान नहीं है। और काम करते समय शराब पीना, ये बहुत ज़्यादा, जब कुछ मजदूर या कुछ कार्मिक सोचते हैं कि हम शराब से एनर्जी पाएंगे, तो ड्रग्स लेना ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हमें कारखानों में सुरक्षा नियमों का हमेशा निरीक्षण करते रहना चाहिए और दुर्घटना जांच होनी चाहिए हमेशा कि क्यों हुई है ये दुर्घटना। और नौकरी सुरक्षा विश्लेषण के द्वारा जो नौकरी होती है उनकी, वो अगर स्थायी उनको कार्मिकों को लगता है
तो आधा उनका मानसिक जो तनाव है वो कम हो जाएगा कि हमारी नौकरी यहाँ पे पक्की है, तो ये सेफ्टी थोड़ी सी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी। प्रबंध तंत्र के द्वारा भी क्या है ना, प्रबंधकों को भी अपने कार्मिकों से जो व्यवहार है वो अच्छा करना चाहिए, जिससे कि वहाँ माहौल हेल्दी रहेगा। और पर्यावरणीय कारण है जैसे कि उनको नियंत्रण करके, जैसे कि वेंटिलेशन है, आपका सूर्य की रोशनी है वो सही आ रही है, वहाँ पे रोशनी है, वायु है, आपका संवातन, ये सब नमी, आर्द्रता, इन सब की वहाँ पे रोकथाम होनी चाहिए। संकेतों का भी उचित प्रयोग होना चाहिए, जैसे ये फिसलन वाली जगह है वहाँ पे लगा होना चाहिए कि यहाँ फिसलने का डर है, या ये डेंजर जोन है आपका, यहाँ स्मोकिंग नहीं करनी है, इस तरह से वहाँ पे ये संकेत बने होना चाहिए। यहाँ पे हाथ धो सकते हैं, इस तरह के संकेतों का वहाँ पे प्रयोग होना चाहिए, जिससे कि जो कार्मिक को पहले से ही उसको ज्ञान हो जाए कि यहाँ पे ये खतरा है। अब हम जानेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा को जो श्रमिकों या अन्य जो भी व्यक्ति वहाँ घायल हो जाता है तो तुरंत हम आप उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं, तो उस हॉस्पिटल जाने से पहले जो भी उसका प्राथमिक चिकित्सा होती है, जो भी चिकित्सा होती है जिससे कि वो वहाँ तक जाने के लायक बना रहे, यह प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। तो प्राथमिक चिकित्सा कर्मी के क्या है सामान्य कार्य क्या होते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा कैसे आयोजित की जाती है, आयोजित करने का उसको पता होना चाहिए, स्थिति, चोटों की तीव्रता, ये सब उसको मालूम होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तीव्र चोट लगी है और वो प्राथमिक चिकित्सा करने में ही लगे हुए हैं। ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा उसको ब्लड निकल रहा है तो वही हाथ ऊपर कर सकते हैं कि ब्लड का फ्लो थोड़ी देर के लिए रुक जाए, तब तक उसको मेडिकल वहाँ पे हम लोग उसको मेडिकल जो है ना ट्रीटमेंट जो है वो उपलब्ध करवा दें। इसी तरह से खुद के लिए जोखिम पैदा किए बिना आपको ऐसा नहीं कि खुद भी जोखिम में आ जाए तो आप प्राथमिक चिकित्सा तो दे नहीं पाए, जैसे आग की चपेट में कोई आया है तो इस तरह से करना है कि वो भी बच जाए और आप भी बच जाएं, तभी तो सही है, वरना आप भी उसके साथ डेंजर जोन में आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से पीड़ित की सामान्य स्थिति जैसे बेहोशी में है या सांस और इनमें उसको परेशानी हो रही है तो उसका निरीक्षण करें और आपको पूरा उसका ज्ञान होना चाहिए कि हम इसको किस तरह से, इस तरह से अगर कृत्रिम सांस की उसको ज़रूरत है तो वो भी देनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण होने चाहिए वहाँ पे जिससे कि आप सही तरह से दे पाएँ। अब हम जानेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में सारी ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, कॉटन, सेफ्टी वॉल्स, ये सब होना चाहिए। और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो है वो है आपकी आँख, चेहरे से हाथ की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा, श्वसन सुरक्षा और श्रवण सुरक्षा से संबंधित। आँख की सुरक्षा के लिए मास्क दिए गए हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए, जो कि फेस शील्ड्स आप देख रहे होंगे आजकल जो हमारे कोरोना वायरस लगे हुए हैं वो इसका प्रयोग कर रहे हैं। हाथ की सुरक्षा के लिए डिफरेंट टाइप्स के ग्लव्स हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आप दुर्घटना से बच सकते हैं। शरीर की सुरक्षा के लिए यह बहुत सारे आपको कोट या वस्त्र दिख रहे हैं जो कि आपको बचा सकते हैं दुर्घटना से घटित होने से। श्वसन के लिए हैं ये सारे सर्जिकल मास्क वगैरह हैं जो कि श्वसन करते समय आपको घटना से बचाएंगे। श्रवण सुरक्षा में भी कुछ ईयर प्लग है जो आपको अत्यधिक शोर आदि से बचा पाएंगे। तो आज हम लोगों ने इस प्रशिक्षण में जाना कि प्राथमिक सुरक्षा हमारी जो व्यावसायिक स्वच्छता है उसको हमें कैसे मेंटेन करना है, साथ में प्राथमिक सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और पीपीई इक्विपमेंट जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनका सही तरीके से प्रयोग करना है क्योंकि हमारा स्वास्थ्य बहुत ही कीमती है। तो इस प्रसंग को पढ़ाने में जो मैंने सहायता ली है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि माया शुक्ला जी द्वारा रचित है और www.nimmi लर्निंग ऑनलाइन सर्विस। तो आज के प्रशिक्षण को मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और भविष्य में ही आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद।